नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को हरीश रावत ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या बताया। बीजेपी घटिया दर्जे की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है। बहुमत साबित करने के लिए 24 घंटे का भी समय नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर बड़ा वार। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए तो विधानसभा की सीटों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 करेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस में अब जंग शुरू हो गई है। हरीश रावत ने इसको लोकतंत्र की हत्या बताया है, जबकि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि इससे पहले उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। राष्ट्रपति शासन को अब कांग्रेस कानूनी चुनौती देगा और इस चीज को लेकर कहा गया है कि बीजेपी ने घटिया दर्जे की राजनीति की है और लोकतंत्र की हत्या की गई है। राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। केंद्र की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा को निलंबित कर रखा है। यानी सरकार बनाने के लिए राज्य में जोड़ तोड़ की असली खेल अब शुरू होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस सरकार को राज्यपाल ने 28 मार्च तक बहुमत साबित करने का मौका दिया था, तो वहां ऐसा क्या हुआ कि अचानक राष्ट्रपति शासन लगाने पड़ गए? और आखिर राज्यपाल ने ऐसी क्या रिपोर्ट भेजी जिससे राष्ट्रपति शासन लगाने का रास्ता साफ हो गया? देखिए इस रिपोर्ट को। पहाड़ पर सियासी उबाल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सियासी गर्मागर्मी है। पिछले 2 हफ्ते से जारी सियासी नौटंकी का आज पटाक्षेप हो गया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने इसे मानते हुए कैबिनेट के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। राज्य में विधानसभा को निलंबित रखने की केंद्र सरकार की सिफारिश को भी राष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखा दी। मैं ये मानता हूं कि धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 9 दिन से उत्तराखंड की सरकार हर रोज संविधान के प्रावधानों की हत्या कर रही थी। दरअसल विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान ही साफ हो गया था कि हरीश रावत सरकार चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि तभी उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। सरकार बचाने के लिए आनन फानन में हरीश रावत सरकार ने बीजेपी विधायक गणेश जोशी को घोड़े की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार भी किया, लेकिन बगावती विधायकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। रही सही कसर कांग्रेस के बागी विधायकों ने उनका स्टिंग ऑपरेशन करके पूरी कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री खुद विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल दिखे। इन्हीं सब वजहों ने केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का मौका दे दिया। अब हरीश रावत इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। राजनीति का हम राजनीति मान लेते हैं, जैसा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि ये राजनीति नहीं है, और यदि राजनीति है भी तो ये बड़े घटिया दर्ज की राजनीति है। मगर ऐसे लोगों से कोई अच्छे दर्जे की राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब केंद्र सरकार इसे सही कदम बताए या हरीश रावत इसे असंवैधानिक कहे, राज्य में राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है, मगर राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्य में जोड़ तोड़ का असली खेल अब शुरू होगा, क्योंकि विधानसभा को निलंबित रखा गया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश करेंगी, और सरकार बनानी है तो विधायकों की जरूरत भी होगी। साफ है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का असली खेल तो अब शुरू होगा। A to Z के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।
जी हाँ, विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, निलंबित कर दिया गया। यानी अब कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध करने की अपना दावा पेश कर सकती है, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ऐसे में आज के बड़े सवाल हम आपको बताते हैं कि ऐसे में जो राजनीतिक हालात उत्तराखंड के हुए हैं, ऐसे में बड़े हालात क्या हैं वो आपको बताते हैं। क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करना सही है? क्या हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? राज्यपाल ने बहुमत के लिए 28 मार्च तक का वक्त दिया था, फिर ऐसी रिपोर्ट क्यों सौंपी जिससे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा? क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है? ये आज के बड़े सवाल हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई हरीश रावत सरकार को 28 तारीख तक का मौका मिलना चाहिए था। और इस पर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे, हमारे साथ कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मोहम्मद इरफान अहमद सी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल इरफान जी आपसे ही होगा, क्योंकि कल 28 मार्च था और कल उनको बहुमत साबित करना था, लेकिन एक दिन पहले ऐसी क्या वजह हो गई, ऐसी क्या रिपोर्ट आ गई कि एक दिन आप लोग इंतजार नहीं कर पाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया? नहीं अंजनी जी, जी वहाँ पिछले 10 दिनों से जी जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, हाँ। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी जी और जनता की आकांक्षाओं पर जिस तरीके से तुषारापात कांग्रेस की सरकार कर रही थी, हरीश रावत जी कर रहे थे, ये उनका आंतरिक मामला था। जी हमने तो सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा के लिए विधानसभा को निलंबित करा है, राष्ट्रपति शासन लगाया है। जी जो राज्यपाल महोदय हैं वो भी कांग्रेस शासन के ही लगाए हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं लगे, एनडीए के शासन में नहीं लगे। तो वहाँ पर जो कांग्रेस का आंतरिक उनका मतभेद था, उनके एमएलए टूटे, हमने तो सिर्फ जो लोकतंत्र की रक्षा करी, वहाँ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्टेप उठाया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से दोषी आ रही है? नहीं तो 28 तारीख तक मौका क्यों नहीं मिला इनको? कांग्रेस को तो ये मीनिया हो गया हाँ। कि कहीं भी कोई काम हो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, उन्हें सपने में भी ये तीनों चीज नजर आती हैं। अच्छा। भाजपा नजर आती है, नरेंद्र मोदी जी नजर आते हैं, अमित शाह जी नजर आते हैं। और कल लेकिन आप इरफान जी आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। कल जिस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन, इंतजार क्यों नहीं किया गया? कल जिस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन समाचार प्लस ने किया जी, और आज उसकी जो है चंडीगढ़ से CFSL से रिपोर्ट आई। हाँ कल तक जो है, आज सुबह तक हरीश रावत जी उसको झुटला रहे थे। जी कोई ऐसा आज तक, क्योंकि आप चैनल से जुड़े हुए हैं, आप A to Z चैनल के एंकर हैं, जी। क्या आप बता सकते हैं कि फोटो पे कुछ चेहरा लगा के वीडियो बन सकती है? जी। वो खुद खरीद फरोख्त में शामिल थे। उन्होंने, आपने देखा, सब कल से आज तक दिखा रहे हैं सभी चैनल वाले, वो कह रहे हैं कि भी मेरे को आप पैसे दूंगा मैं 29 तारीख के बाद में, और टॉप अप करके दूंगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुलेआम खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और उसका इल्जाम आप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे इसका क्या दोष है? चलिए अनुज जी, बीजेपी अपना किनारा कस रही है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अगर 18 मार्च से और अभी तक की हम बात करें, 18 मार्च से जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, चाहे 18 मार्च के बजट सेशन के दौरान जो स्पीकर गोविंद कुंजरवाल ने जो भी फैसला लिया, उसके खिलाफ जो आपके बागी विधायक हुए, वो जो फैसला लिया गया था, और उसके बाद से आज से लगातार राजनीतिक हालात ऐसे बने कि जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। क्या अब इसको आप मान रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो उचित है? इसके बाद अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, इसको कहीं से कोई भी उचित नहीं मान सकता। हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी मजबूरी है इसको उचित ठहरा, वरना अगर इनके अपने दिल में अपने हाथ रख के बोले तो ये भी नहीं कहेंगे कि कहीं से उचित है। क्या एक स्थिर सरकार, एक चुनी हुई सरकार, उसको आप अस्थिर कर रहे हैं? उनके विधायकों को जो है, पार्टी के चुने हुए विधायकों को, जिनको प्रदेश की जनता ने चुन करके पार्टी के सिंबल पे चुना, उनको आप उनको खरीद फरोख्त करके धन और पद का लालच दे करके उनको तोड़ रहे हैं, उनकी पार्टी में बगावत करके उनको अपने एक तरह से नजर बंद करके दिल्ली के गुड़गांव में एक होटल में उनको बंद करके रखा गया है, और सरकार में अस्थिरता कर दी है आपने। प्रदेश में एक जो चुनी हुई सरकार थी, जो एक विकास का गति पे दौड़ रही थी, हरीश रावत जी इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस समय हो चुके थे कि आप वहां के आम जन नागरिकों से जाकर के पूछें तो वो बताएंगे कि उत्तराखंड के निवासी हरीश रावत जी के काम से कितने खुश हैं। उससे घबराई हुई, बौखलाई हुई ये भारतीय जनता पार्टी की जो है, इन लोगों को दिख गया है, क्योंकि अब ये चुनाव से तो जीत नहीं सकते। आप जब बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। जी, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए। अनुज जी बोलिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव में दिख गया है, दिल्ली में इनकी करारी शिकस्त हुई, उसके बाद बिहार में शिकस्त हुई, और उसके बाद आने वाले चुनाव में भी इनको दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2 महीने में 2 सालों 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 में
इन्होंने केंद्र सरकार से और जो भी जहां जहां इनकी प्रदेशों में सरकार रही, चाहे हरियाणा में रही हो या जम्मू कश्मीर में रही हो, कहीं भी ये लोगों की भावनाओं के अनुकूल नहीं उतरे हैं। अब इनको दिख गया चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो ये इस तरह के जो लेकिन जो सवाल है उतानू जी, आपने कहा सरकार को खरीद फरोख्त कर रहे थे, लेकिन जो स्टिंग है, स्टिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री साहब खुद बात कर रहे हैं कि वो तैयार हैं इन सब चीज के लिए। तुम खरीद फरोख्त तो खुद कांग्रेस कर रही थी वहां पर अपना बहुमत साबित करने के लिए। देखिए इनके पास और कोई चारा नहीं रह गया था। हाँ। अब ये कहीं से स्टिंग निकाल करके लेकर के आ गए हैं और देखिए स्टिंग का खेल देखिए, ठीक है, स्टिंग का खेल देखिए। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि फटाफट वो सीएफएल चंडीगढ़ भी पहुंच गई और 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट भी आ गई। क्या खेल खेला इन्होंने सरकार में, पर्दे के पीछे किस प्रकार से वो रिपोर्ट को इन्होंने सही ठहरा दिया है, ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है। देश की जनता देख रही है और जनता इनको कभी माफ करने वाली नहीं है। ये लोग इस बुलावे में ना रहें कि अगर ये अपने प्रशासनिक अमला और सरकारी अमला को इस तरह से अगर प्रयोग में लाएंगे, और देश की जनता देख रही है कि आप कैसे जो है झूठे स्टिंग को एक सच्चा ठहरा रहे हैं और किस प्रकार से सरकारी मशीनरियों का आप दुरुपयोग करके और अपना जो है हित साध रहे हैं। जी, ये चैनल जो है ये कोई सरकारी चैनल नहीं है। हाँ। समाचार प्लस या जितने भी चैनल हैं, हाँ। ये सब उसको दिखा रहे हैं। ये कोई हमारे चैनल थोड़े ही है। जी, ये तो देखिए जनता के चैनलों को चैनल जो है। मिल जाएगा चैनल वो दिखा देंगे। चैनल हम जनता चैनल के ऊपर उंगली नहीं जो उठा रहे सच्चाई है, हैं। बात जनता- तो स्टिंग की हो रही है, और किसने स्टिंग की और ये किसने कौन दिखाई वो। आदमी बात कर रहा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ। जिन्होंने सैकड़ों बार मतलब जो है इस हिंदुस्तान में पिछले 60 साल में राष्ट्रपति शासन लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये ऐसी बात इरफान कर जी, रहे हैं। अनु जी, और ये राष्ट्रपति शासन में भी विधानसभा जी, एक छोटे सा ब्रेक का वक्त होगा। ब्रेक के बाद जो स्टिंग हुआ है उसकी सत्यता पर भी बात करेंगे और ये बात करेंगे कि क्या जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अब इसके बाद कांग्रेस का आगे क्या विकल्प हो गया, क्या अब वहां पर चुनाव करवाए जाएंगे या फिर अब एक बार फिर से कोई पार्टी वहां पर सरकार बनाने का दावा मजबूत करेगी, पेश करेगी। ब्रेक के बाद अब आपका लोकप्रिय चैनल A to Z न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो। दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि वहां पर अब आगे क्या होने वाला है, क्या वहां पर चुनाव होंगे या कोई दल वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना कितना उचित है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान अनुज अत्रे और मोहम्मद इरफान अहमद जी बने हुए हैं। अनु जी, आप अपनी बात कर रहे थे कि ठीक है, सारा ठीक है, आप बीजेपी हो रहे हैं, लेकिन इरफान जी, जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, केंद्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, क्या राज्यपाल को एक दिन और नहीं रुकना चाहिए था कि बहुमत साबित करने के लिए? नहीं, राज्यपाल महोदय ने रिपोर्ट दी, हाँ, उस पर केंद्र ने संज्ञान लिया। नहीं, राज्यपाल ने 28 तारीख तक का उनको समय भी दिया था, इसके बाद अपनी रिपोर्ट भी भेज दी। राष्ट्रपति महोदय ने वो उसको आगे बढ़ा दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिए। हाँ। तो ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, आप उस पर कैसे कटाक्ष कर सकते हैं? जी, वो तो जो भी है बिल्कुल प्रक्रिया के तहत ही होता है। वो उसमें अलग से कुछ जोड़ा और घटाया नहीं जाता। जो उसने रिपोर्ट आई, उनकी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ रिकमेंड कर दिया राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति महोदय। अनुज जी, क्या लगता है कि जो पिछले 10-12 दिन का खेल हो रहा था, एक तरफ एक पक्ष था जो सरकार को गिराने के लिए हर कोशिश कर रहा था, दूसरा था सरकार को बचाने के लिए, दोनों तरफ से खेल चल रहे थे। आपकी तरफ से भी स्पीकर गोविंद कुंजवाल जी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भी संवैधानिक हत्या की, 9 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, जिससे कि अब 61 का जो आंकड़ा था आराम से आप लोग पार कर जाते। लेकिन उसके बीच आपका खेल खराब कर दिया राज्यपाल और केंद्र सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर।
देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात पे बोलूंगा कि स्पीकर ने कौन सी संवैधानिक हत्या कर दी। स्पीकर ने अपना संवैधानिक ये हरक सिंह रावत का बयान है। नहीं, वो तो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे क्योंकि इस समय वो किस पाले में चले गए हैं, उनको जो है एक मति भ्रष्ट कर दी गई है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने किस चीज के ना जाने क्या क्या प्रलोभन उनको दिए गए हैं और उनको उनसे तो कहलवाया जा रहा है। वो तो इस समय कठपुतली की तरह से बोल रहे हैं, जैसा उनको पीछे से उनके आका बोल रहे हैं। इस समय जो नए नए आका उनके बने हैं वो चीज भाषा वो बोल रहे हैं। हरक सिंह रावत जी की बात मत करिए। बात हो रही है कि स्पीकर साहब ने क्या करा। स्पीकर साहब ने बिल्कुल जो उनका संवैधानिक दायित्व था उसको निर्वाह किया। अगर आप एक पार्टी के चुने हुए विधायक हैं, पार्टी के सिंबल पर आप चुन के हैं और पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो, और पार्टी अगर लिख करके दे देती है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर को लिख के दिया। एक चीज यहां समझने की बात होगी, स्पीकर साहब ने आपका ये कहा है कि दल बदल कानून के तहत जो इंदिरा हृदयेश ने वहां पर याचिका लगाई थी उस पर सुनवाई करते हुए इनको निलंबित किया गया। लेकिन ये दल बदल का मामला कहां बनता है? दल बदल का क्यों नहीं बनता है? वो अपना दल बदल करके दूसरी दल में जा रहे हैं और अपनी पार्टी जिस सुनिए मेरी बात, इसमें पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ वो जा रहे हैं, खुल के बगावत कर रहे हैं। आप जिसकी वोटिंग की है, इनके ही खुद के बजट सेशन की वोटिंग में उन्होंने वहां से बहिष्कार कराया। वो भारतीय जनता पार्टी की रोल ही नहीं है, ना उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करी है, ना उन्होंने किसी सरकार को समर्थन। ये भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है तो किसका रोल है? ये बताइए, पर्दे के पीछे किसका खेल है? कौन वहां सत्ता पाने के लिए ललायत है? कौन बार बार उनको विधायकों को? ठीक है, बीजेपी सत्ता के लिए ललायत है, अनुज बीजेपी सत्ता के ललायत है। लेकिन एक पेज जो ये इस पूरे घटना का एक चीज समझ में नहीं आया कि किस बात को लेकर दल बदल कानूनों की, चूंकि खुद अंदरूनी लड़ाई थी आपके पार्टी के 9 विधायक असंतुष्ट थे, जिनको खुद वहां पर 18 तारीख को जब बहुमत पेश करना था वहां पर खुद उन्होंने बीजेपी के साथ वहां पर वोट दिया था और इसके उन्होंने अपनी मांग रखी थी और बीजेपी के साथ उन्होंने वोटिंग किया। इसके बाद फिर गोविंद कुंजवाल ने ध्वनिमत से उसको पारित करवा दिया। वहां एक पहली गलती हुई, इसके बाद 9 लोगों को निलंबित कर दिया गया। तो कहीं न कहीं जो हरक सिंह रावत या विजय बहुगुणा आरोप लगा रहे थे कि जो यहाँ पर स्पीकर है वो कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। नहीं, स्पीकर ने कोई पक्षपात रवैया नहीं अपनाया। स्पीकर एक निष्पक्ष ओहदा होता है स्पीकर का, और उन्होंने उसी चीज को किया जो उनका संविधान के दायरे में उनको करना चाहिए। अगर आप एक चुनी हुई सरकार के एक नुमाइंदे हैं और पार्टी के एक विधायक हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ अगर जाते हैं और पार्टी शिकायत करती है अगर उनकी स्पीकर से, तो स्पीकर को कार्रवाई करनी पड़ती है उनके खिलाफ, जैसा कि इस केस में हुआ है। हमारी पार्टी ने उनकी शिकायत करी क्योंकि वो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पिछले जो है 10-12 दिनों से कैसे पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाके, हमारी विरोधी दल के पाले में जाके बैठ गए, तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई की जाएगी। पार्टी उन पे कार्रवाई करने की मांग करेगी और स्पीकर ने उन पे कार्रवाई की। इरफान जी, ये तो हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश का कानून कहता है, इसमें कौन से संविधान कानून हुआ? अंजनी जी, पहली दफा मैं देख रहा हूँ ये अंजनी, ये हम यहाँ आपके चैनल में अगल बगल में बैठे हैं। अब कल को इन पर कांग्रेस कार्रवाई करेगी जी। आप तो भारतीय जनता पार्टी के इरफान जी के साथ बैठ के बहस कर रहे थे। नहीं, ये तो बहस तो देखिए, इरफान जी तो इलॉजिकल बात कर रहे हैं। सभी चैनलों में सभी डिबेट करते हैं, ये कार्रवाई वो नहीं है, इसको आप उससे रिलेट ही नहीं कर सकते हैं बात को। उन्होंने उस तक का संज्ञान लिया कि जी वो एक बगल की सीट पर बैठ के गए, हवाई जहाज में एक साथ में बैठ के गए, कहीं उन्होंने साथ खाना खा लिया। तो ये कौन सी अनुशासनहीनता है? ये तो इस देश की पार्टी है। साथ बैठना, साथ खाना अनुशासनहीनता नहीं है। पार्टी के खिलाफ अपनी सरकार, अपनी ही सरकार के खिलाफ आप। सवाल ये उठता है कि खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए आपने कहा कि संवैधानिक हत्या हो रही थी, बहुमत साबित करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग होना था, लेकिन अब क्या लगता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, वहां पर भंग नहीं किया गया, निलंबित किया गया विधानसभा को, इसका मतलब अभी भी खरीद फरोख्त की अब कुछ ज्यादा संभावना बढ़ गई है, उसको कैसे निपटेंगे आप? कहाँ से संभावना बढ़ गई है? अभी जब सब एमएलए एकदम शांति से वहां पर रहेंगे, सब अपना सोचेंगे क्या हमें करना चाहिए, फिर वो निर्णय नहीं। जब सरकार बनाने के लिए चाहे कोई भी दल आएगा तो कहीं न कहीं किसी के पास पूर्ण बहुमत तो है नहीं, विधायकों की खरीद फरोख्त तो होनी तय है, जिसके नाम पर राष्ट्रीय शासन लगाया गया वो तो आगे भी होना है। नहीं, अब हमारी तो अब इनके 27 है, हमारे 28 है। हमारे 28 एमएलए विधानसभा में है। तो कांग्रेस के 27 हैं, उन 9 आदमियों को निकालने के बाद में तो आगे अगर कोई ऐसी स्थिति बने, बाकी 5 आप कहां से लाएंगे? ये कहां से लाएंगे 27 के बाद? तो वही तो हो रहा ना, फिर खरीद फरोख्त तो फिर होगा ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर वो बाकी इंडिपेंडेंट और वो एमएलए हैं, उनको अगर अच्छा लगेगा हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए तो लिख कर समर्थन देंगे। फिर उसके बाद यहाँ राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे, तो अगर राष्ट्रपति जी को ये उचित लगेगा कि नहीं भी वहाँ अच्छा मेजोरिटी है और ये सरकार चला सकते हैं, तो राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। और अगर उन्हें नहीं लगेगा कि वह कोई भी सरकार चलाने के लायक नहीं है, तो विधानसभा भंग करने की संस्तुति हो सकती है। अरुण जी, अब आगे कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? राष्ट्रपति शासन तो लगा दिया गया, अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कानूनी चुनौती देने की बात सीएम कर रहे हैं, कानूनी चुनौती देंगे या फिर चुनाव में जाने की तैयारी करेंगे या फिर सरकार बनने का दावा एक बार दोबारा पेश करेंगे?
देखिए, हमारी पार्टी हर चीज के लिए, हमारे सारे विकल्प खुले हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास जता करके हमें वहां सरकार बनाने के लिए उन्होंने बहुमत दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा दिया है, देश की जनता के साथ धोखा दिया है, क्योंकि उनको वहां सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। और अब एक वर्ष रह गया, उनको दिख गया कि किस प्रकार से कांग्रेस की वहां सरकार अब लोकप्रिय हो रही है, और एक साल के बाद दोबारा से कांग्रेस की सरकार ही, हमारी पार्टी ही वहां पे दोबारा से पुनः विजय की स्थिति में है, और ये वहां पे चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। तो इन्होंने इस चीज को करने के लिए कि किस प्रकार से हम सरकार में शामिल हो सकें या किस प्रकार से हम सत्ता हासिल कर सकें, इसके अंदर सत्ता की भूखी है ये भारतीय जनता पार्टी। इनको सत्ता लोलुपता चाहिए। आप जम्मू कश्मीर में देखिए ना, ये पीडीपी के साथ जाके कैसे इनके गलबाहें करते फिर रहे हैं, कि उनके हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं कि दोबारा हमारे साथ सरकार बनाइए। ये इस समय सत्ता के लिए भूखे हैं, ये अपनी किसी भी बात पर नहीं बैठ रहे हैं, कोई इनका आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनका किसी चीज के ऊपर नहीं है, इनको सिर्फ एक ही सुख चाहिए और एक ही चीज का लालच है, सत्ता, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण इन्होंने उत्तराखंड में दिया है। एक स्थिर सरकार को इन्होंने जो है गिराने की साजिश की है, और अपना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार के विधायक तोड़े हैं, और अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया इन्होंने। गंभीर आरोप बीजेपी पर। आज राष्ट्रपति शासन लगा दिया इन्होंने। जवाब लीजिए। आने वाले दिनों में साबित होगा किसने साजिश रची, किसने जनता का गला घोटा, किसने लोकतंत्र की हत्या की, किसने 15-15, 29-29 करोड़ रुपए की ऑफर करी। ये तो आने वाले दिन में जनता जवाब देगी। और पीडीपी का और बीजेपी का एक अटूट गठबंधन था, बीच में हुआ एक गैप हुआ, वहां के मुख्यमंत्री की डेथ हुई, उन्होंने सोचा, फिर समझा, और बहुत सोच समझ के एक ड्राफ्ट तैयार जो हमारा पहले से ही उस पर आपस में दोनों ने तय करके वहां सरकार। ठीक है, अच्छा, अभी हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे इरफान जी, लेकिन अभी उत्तराखंड में क्या होगा? राष्ट्र प्रशासन लग गया, लेकिन अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या सरकार बनने का दावा बीजेपी पेश करेगी या फिर चुनाव में जाएगी? ये वहाँ के एमएलओ के ऊपर है। अगर वो चाहेंगे वहाँ सरकार बनानी तो सरकार बनेगी, चुनाव में जाना चाहेंगे तो चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। वहाँ की जनता अगर चुनाव चाहेगी तो चुनाव में जाएंगे, वहाँ की जनता अगर अभी इन्हीं वाले मैंडेट के ऊपर सरकार में जाना चाहेगी तो वो हमारे लिए एकदम स्वीकार्य है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सब कांग्रेस को है, क्योंकि उन्होंने जो झूठे वादे करे थे, ये जो 9 विधायक वहां से भागे हैं, इनसे जो झूठे वादे करे थे, किसी को मंत्री बनाने का, किसी को चेयरमैन बनाने का, वो उन्होंने पूरे नहीं करे। तो हर आदमी वहाँ कांग्रेस का तो सही मतलब लालची कौन है? जो ये अपने मुंह से कह रहे हैं वही तो लालच 9 आदमियों का था, वही सामने निकल के आया। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। अनुज जी, कहीं न कहीं ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, अंदरूनी लड़ाई। जब विजय बहुगुणा को हटा के जब हरीश रावत को सीएम बनाया गया था, वो कसक शायद उनके दिमाग में अभी भी थी, और वही चीज अब खुलकर सामने दिया, खुलकर बगावत हुई और उसका खामियाजा आज सरकार को भुगतना पड़ा। नहीं, देखिए, ये 1-2 लोगों को अगर हम जो हमारे 9 बागी विधायक हैं उनमें 1 और 2 लोगों को अपवाद रह सकता है, उनका अपना व्यक्तिगत लालच, लोभ, कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक खिलौना बन गए, एक कठपुतली बन गए, और साथ में अपने साथ ये 7 विधायकों को हमारे और इन्होंने भड़का करके पैसे का लालच, खुलेआम 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई है, इनको लाल बत्ती का लालच दिया है। क्या सबके सामने है? बिल्कुल सबके पास प्रूफ है। सरकार, भाई साहब, आपको जनता प्रूफ देगी। अब उत्तराखंड में हमें उत्तराखंड में बहुत जल्द चुनाव दिखाई दे रहे हैं, और इसका फिर आपको जनता जवाब देगी, और बहुत ज्यादा आपको आने वाले 5 विधानसभाओं में भी आपको नुकसान होने जा रहा है। उत्तराखंड में तो आप कहीं नहीं टिक पाएंगे आने वाले। जनता देख रही है, जनता अनुज जी, इरफान जी, हमारे पास चूंकि समय का अभाव है, लेकिन आखिरी सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया और कहा गया कि वहां पर लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है कि क्या जिसके नाम पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, क्या फिर से खरीद फरोख्त वहां पर नहीं होगी? अनुज जी, छोटा जवाब। नहीं, खरीद फरोख्त को तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक वहां परंपरा कर दी है, लोगों में ऐसा वो कर दिया है कि जैसे मतलब एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने स्थिर सरकार को अस्थिर बना दिया वहां पे उत्तराखंड में चलती हुई एक जो विकास की क्या फिर से जब कोई भी दल सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेगा तो फिर से खरीद फरोख्त नहीं होगा? खरीद फरोख्त नहीं हो रही वहाँ पर। खरीद फरोख्त जो है वो हरीश रावत जी कर रहे थे, उनका हरीश रावत जी क्यों कर रहे थे? अपने विधायकों की खरीद फरोख्त क्यों करेंगे वो, जो उनकी पार्टी के चुने हुए विधायक हैं? आपकी पार्टी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनको तोड़ के अपने साथ में लाने के लिए, समर्थन के लिए। आपको समय का अभाव है, आप दो लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो यही है कि आखिर हरीश रावत
अपने ही विधायकों को क्यों उनको खरीदना पड़ रहा था, और जो जिस तरीके से जो स्टिंग है, हालांकि स्टिंग में जो बातें दिखाई गई थी उसमें खुद वो खरीदने की बात कर रहे थे, वो हर तरीके से तैयार है। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, उत्तराखंड की जनता अब आगे क्या, उसको देखना होगा कि वो क्या करे। क्या एक बार फिर से चुनाव वहां पर होगा या कोई दल वहां पर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि क्या इन सब के बीच एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग वहां पर नहीं होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए A to Z न्यूज।